पिछले 5 साल का शुरुआत करते हैं 5 साल के लेखा जोखा से, तो कितना मार्क्स आप खुद को देंगे एज ए एमपी? मार्क्स देने का काम जनता का है और मैं स्वयं को रेटिंग करूं, मुझे लगता है ये अहंकार होगा। भारतीय जनता पार्टी काम और कर्म पे विश्वास रखती है और जब अच्छा काम ईमानदारी से करते हो तो भगवान भी आपको साथ देते हैं। बाकी ये पार्टी को तय करना है और जनता जिसको चाहेगी वो नेता बनेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है, बार बार पार्लियामेंट के अंदर में छोटे से छोटे गांव का भी नाम का उच्चारण कई बार हुआ। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग तो छोड़ दीजिए, इस बात की मुझे संतुष्टि है। मैं इतना ही जानता हूं कि जो ईमानदारी से काम करता है, जनता जरूर चाहती है कि वो उनका सांसद बने, लेकिन कोई इस भ्रम में है कि हम अपने स्वाभिमान को एक कंबल के बदले स्वाभिमान त्याग देंगे, मुझे लगता है उसकी भूल है। बंगाल सरकार ने जमीन को तो अपना लिया, लेकिन गोरखाओं को आज तक उन्होंने अपना नहीं समझा, इसलिए भी उनका समाधान होना जरूरी है और इतिहास भी यही बताता है। और 54 के बाद जब से पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना, पहले सीपीएम, बाद में टीएमसी और उससे पहले कांग्रेस, तीनों ने बारी बारी गोरखाओं को फुटबॉल समझ करके लात मारने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा, मैं होने दूंगा। लेकिन फिर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कई ऑप्शन पे काम हुए हैं और मैं सभी गोरखाओं के बिया पे ये कह रहा हूं, हम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। उनके चुने हुए सांसद के नाते ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितना हम प्रतीक्षा करेंगे उतना ही अच्छा समाधान अपने इस क्षेत्र के लिए होगा और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी उसको करेगी, पीछे नहीं हटेगी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी आपने राजनीति में वो कर दिखाया जो पिछले कई सालों में कई बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है, मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होते जा रही है, ऐसे में अपने अपने नेताओं को ये सही समय है बेहद करीब से सुनने का, समझने का। आज हम चर्चा करेंगे राजू बिष्ट की, जो कि दार्जिलिंग जिला से एमपी है। और हम आपको यह भी बता दें, उस वक्त भी आपने देखा था लोकसभा चुनाव के पहले लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर इस बार एमपी का किसको टिकट मिलने वाला है। और अचानक से तमाम बड़े बड़े चेहरों के बीच में एक ऐसा नाम सामने आया जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं था। लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि राजू बिष्ट को एमपी का पद, एमपी का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। और उसके बाद हालांकि ये चेहरा नया था, पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन जिस बहुमत से बेजोड़ जीत हासिल की एमपी राजू बिष्ट ने, वो लोगों को अचंभित करने वाला था। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है, इस बार के कौन कैंडिडेट होंगे ये पार्टी फैसला करेगी। लेकिन इस बार 5 साल में जनता ने काफी कुछ फैसला किया है जनता के बीच। और मुझे याद है कि जब मैंने, क्योंकि मैं ही वो पत्रकार थी जब टिकट की घोषणा हुई थी और सबसे पहले मैंने एमपी राजू बिष्ट का इंटरव्यू किया था। उस वक्त एमपी नहीं थे, सिर्फ उनको टिकट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और एक सवाल मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये ट्रैवलर एमपी बनकर तो नहीं रहेंगे, टूरिज्म के एमपी बनकर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अक्सर इसके पहले हमने देखा कि जितने भी एमपी बने वो आए और गए, यानी कि सिर्फ एक अतिथि की तरह उनका सिंबल बना रहा। लेकिन इस बार के जो एमपी राजू बिष्ट थे वो लोगों से मिले, हर दुख दर्द को उन्होंने समझा, हर खुशी में, हर गम में लोगों के साथ वो शामिल रहे। अब 5 साल क्या खोया क्या पाया का वक्त है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और एमपी साहब से बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव जब उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की, उसके बाद उनकी जर्नी कैसी रही, क्या कुछ उन्होंने 5 साल में किया है। ये बहुत सही समय है
इन तमाम चीजों का आकलन करने का, समझने का, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है। और अगर राजू बिस्ट की बात करें तो हर जगह ये नजर आए हैं, बारिश में भी नजर आए हैं, धूप में भी नजर आए हैं, ठंड में भी नजर आए हैं, गर्मी में भी ये नजर आए हैं। तो चलिए हम उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं और उनके 5 साल के क्या खोया क्या पाया के बात को, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई क्या कुछ नेता खो भी सकता है। पाने को तो तमाम चीजें होती है, क्या नेता को किसी चीज को खोने का भय भी होता है? तो चलिए राजू बिस्ट से बात करते हैं। लोकसभा बहुत करीब है, कब इसकी घोषणा हो जाए, कैंडिडेट की कब घोषणा हो जाए, ये तमाम अटकलें, इस वक्त अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसे में वो लोग जो पिछले 5 सालों से एमपी राजू बिस्ट को देख रहे हैं, जिनसे ये मिल रहे हैं, जिनको करीब से जान रहे हैं, लोग आज उनको सुनना चाहेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि पिछले 5 साल का शुरुआत करते हैं 5 साल के लेखा जोखा से। तो कितना मार्क्स आप खुद को देंगे एज ए एमपी? मार्क्स देने का काम जनता का है और मैं स्वयं को रेटिंग करूं, मुझे लगता है ये अहंकार होगा। आत्मविश्वास होना चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी नेता के लिए अहंकार ठीक नहीं है और ये जनता तय करती है। लेकिन पहली बार राजनीति में आया और 5 साल के अनुभव बहुत सुखद रहे और जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मौके और अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं था, तो मैं कुछ भी करता था तो तुरंत वो हाईलाइट होता था, दिखता था। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, मैंने पूरे मन से ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने का प्रयास किया और उन प्रयास में सफलता भी पाई। वो इसलिए क्योंकि काम होते हुए मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। सिर्फ अगर मैं उदाहरण के लिए बोलूं, आपने पूछ लिया तो मैं चिट्ठा लेकर के बैठा हूं। देखिए, आज सिलीगुड़ी से सेवक का 1000 करोड़ का रोड बन रहा है। नेशनल हाईवे 717A प्रोजेक्ट 2408 करोड़ का जो है, ये ऑलमोस्ट 80% काम हो गया है। NH10 अभी तिस्टा में जो त्रासदी आई उसके कारण जो है फिर पूरा बिखर गया है। 800 करोड़ रुपए भारत सरकार ने सैंक्शन किया उसको बनाने के लिए। 4000 करोड़ की लागत से सिलीगुड़ी का रिंग रोड का DPR तैयार हो गया है। अल्टरनेटिव ब्रिज बनना है कोरोनेशन के ऊपर में, सो कनेक्टिंग रोड मिला के 6 किलोमीटर की रोड और ब्रिज बनने का 1100 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है। फुलबारी से सिलीगुड़ी 4 लेन का रोड बनेगा, 750 करोड़ का इसकी स्वीकृति हो गई है। और जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला 32,000 करोड़ का, इसका काम बिहार और उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। चुनाव के समय अभी नहीं कर रहे हैं बंगाल में, चुनाव के बाद लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होगा। सो गोरखपुर से सीधा आप गाड़ी में बैठ करके बगैर हवाई जहाज के आप सिलीगुड़ी पहुंच सकते हैं। रेलवे का काम चल रहा है, आपको पता ही है। बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए 3000 करोड़ का सैंक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो चुका है। हर घर जल के लिए जो है सिर्फ दार्जिलिंग क्षेत्र में 714 प्रोजेक्ट के लिए 2450 करोड़ रुपए मिले हैं और जो है सिलीगुड़ी को 500 करोड़ पीने की पानी के लिए, मिरिक को 200 करोड़, कालिम्पोंग को 200 करोड़ और सिलीगुड़ी को 250 करोड़ रुपया सीवरेज और ड्रेनेज के लिए मिला है। और इतना ही नहीं, हेल्थ स्वास्थ्य सेवा यानी ब्लॉक लेवल के अस्पताल और जिले अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए 2020 करोड़ की स्वीकृति हुई है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि 5 साल में दार्जिलिंग जिले में 10,408 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, कालिम्पोंग में 2,277 घर बने और नॉर्थ दिनाजपुर में 13,807 जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है।
और इसी तरह जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है कुल जो है करीब 5,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है या तो रिपेयर हुई है और उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया है। मैं ऐसा कहता हूँ 50,000 करोड़ से ज़्यादा का काम जो है भारत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए किया है। मैं भारत सरकार का ऋणी हूँ और ये सब काम मैं जब देखता हूँ तो मुझे इससे संतुष्टि होती है और मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में बहुत काम हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में देश में भी बहुत व्यापक रूप में बहुत बड़े बड़े असंभव काम संभव हुए हैं। दार्जिलिंग जिला का लेकिन एक टोटका रहा है, एमपी कैंडिडेट बदलते नहीं, लेकिन ये जो शानदार आपने बताया है कि इतना कुछ आपने किया, तो आपको लगता है ये जो मिथ है, ये भ्रम जो है इस बार टूटेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नोएडा नहीं जाते थे, ऐसा मानते थे कि नोएडा जाने से उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाती है। लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बने बार बार जो है वो उत्तर प्रदेश और मतलब नोएडा गए हैं, वो मिथ वहाँ पे टूटी है। और ऐसा जो है बहुत सारे प्रदेशों के अंदर में ऐसा कहा जाता था कि दोबारा सरकार नहीं बनती, चाहे वो उत्तराखंड ही क्यों ना हो, लेकिन दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी काम और कर्म पे विश्वास रखती है और जब अच्छा काम ईमानदारी से करते हो तो भगवान भी आपको साथ देते हैं। बाकी ये पार्टी को तय करना है और जनता जिसको चाहेगी वो नेता बनेगा। आजकल तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी के नाम की भी लग रही है, इधर आप भी वॉल पेंट कर रहे हैं, राजू बिष्ट वापस आ रहे हैं, क्योंकि लाखों लोगों का प्यार आपके साथ है, लोग चाहते हैं कि आपको दोबारा एमपी पे देखें। ये जनता का बड़प्पन है और मुझे खुशी है इतनी समृद्धशील क्षेत्र में और इतने अच्छे लोगों के बीच में मुझे एज ए सांसद काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे इस बात की भी खुशी है, बार बार पार्लियामेंट के अंदर में छोटे से छोटे गांव का भी नाम का उच्चारण कई बार हुआ। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग तो छोड़ दीजिए, इस बात की मुझे संतुष्टि है। लेकिन मैं किसी सिंगला या सिंगरला को नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूँ कि जो है जो ईमानदारी से काम करता है जनता जरूर चाहती है कि वो उनका सांसद बने। लेकिन कोई इस भ्रम में है कि हम अपने स्वाभिमान को एक कंबल के बदले स्वाभिमान त्याग देंगे, मुझे लगता है उसकी भूल है। नेतागिरी ऐसे नहीं होती। और मुझे हैरानी इस बात की होती है, कोई आदमी सेवा करने के लिए फील्ड में उतरे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सेवा और कंबल बांटने के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप भूमिपुत्र हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में कोई खोट है। तो मुझे लगता है ये जनता पसंद नहीं करती और जनता ने मुझे 5 साल तक काम करते हुए देखा है। मैं फिर कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है, वो तय करते हैं और अध्यक्ष के लेटर हेड पे बाकायदा नाम छप करके आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की अब तक की परंपरा है। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने आप को जो है पहले ही कैंडिडेट घोषणा करके कम्बल बांटने का काम भी हो रहा है। अच्छा ये बताइए सर कि यूनियन टेरिटरी, गोखालैंड और सेपरेट स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं, आप किसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? देखिए, इन विषयों के ऊपर मैं ऐसे टीवी चैनल पे बैठ के कोई घोषणा या कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं और एक जिम्मेदारी कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, तो इस नाते भी मुझे लगता है इस तरह से ये कोई डिसाइड नहीं होता कि अलग राज्य बनेगा या यूटी बनेगा, आप और मैं बैठ के बात करें हो जाए, इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि हम प्रतीक्षा करेंगे 2026 के चुनाव की और मैं चाहता हूँ बंगाल के अंदर में परिवर्तन हो, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो समाधान बहुत ही बेहतर होगा, अच्छा होगा, राष्ट्र हित में होगा, पश्चिम बंगाल के हित में होगा, इस क्षेत्र की जनता के हित में होगा, वही गोरखाओं के हित में भी होगा। लेकिन समय आने दीजिए, अभी उसमें समय है। हमने बहुत सारे ऑप्शन के ऊपर में काम किए हैं, क्योंकि इतना तो तय है इस क्षेत्र को ठगा गया है और आज जो है गोरखा अपनी परिचय के लिए मोहताज है और बार बार उसको विदेशी कहा जाता है। बंगाल सरकार ने जमीन को तो अपना लिया, लेकिन गोरखाओं को आज तक उन्होंने अपना नहीं समझा, इसलिए भी उनका समाधान होना जरूरी है और इतिहास भी यही बताता है। और 54 के बाद जब से पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना, पहले सीपीएम, बाद में टीएमसी और उससे पहले कांग्रेस, तीनों ने बारी बारी गोरखाओं को फुटबॉल समझ करके लात मारने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन फिर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कई ऑप्शन पे काम हुए हैं और मैं सभी गोरखाओं के बिया पे ये कह रहा हूं, हम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। उनके चुने हुए सांसद के नाते ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितना हम प्रतीक्षा करेंगे
उतना ही अच्छा समाधान अपने इस क्षेत्र के लिए होगा और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी उसको करेगी, पीछे नहीं हटेगी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि पहाड़ में एक अलग ही लेवल की राजनीति शुरू हो गई है। लोग वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितना दम है? देखिए, दम है नहीं है, मुझे लगता है किसी का भी नाम लेकर के बताना ठीक नहीं है। दम तो तब दिखता है जब आदमी को जिम्मेदारी मिलती है और उसके बाद उसमें काम करता है और उस जिम्मेदारी के ऊपर में खड़ा उतरता है। दम तो उसको कहते हैं। और दो विषय पहाड़ में है। कुछ लोग कहते हैं भूमिपुत्र होना चाहिए, मैं भी उसका समर्थक हूँ। भूमिपुत्र होना चाहिए, लेकिन भूमिपुत्र का अर्थ ये होता है कि सुख में और दुख में जनताओं के बीच में रहे, जनताओं की आवाज़ बने, पार्लियामेंट में वो आवाज़ गूंजे और सरकारी तंत्र के अंदर में जनता की एस्पिरेशन को फुलफिल करे, पूरा करे। उसी का अर्थ होता है भूमिपुत्र। और मुझे लगता है पिछले 5 साल में मैंने प्रूव किया है। 5 साल पहले आप मिली थी, पहला ही आपका प्रश्न ये होता था कि आप टूरिस्ट एमपी नहीं रहेंगे, इसका क्या प्रमाण है? अगर आपको याद हो तो कम से कम आज 5 साल बाद कोई ये प्रश्न मेरे से नहीं कर रहा है, नहीं भारतीय जनता पार्टी से कर रहा है। 5 साल में प्रूफ हुआ है। दूसरी बात जो है, पहाड़ में जो पार्टी टीएमसी के साथ मिल करके काम कर रही है उनका तो अंत तय है। वो तब तक ही जीवित है जब तक जो है टीएमसी पश्चिम बंगाल में जीवित है, और टीएमसी का अंत समय बहुत निकट है। उनके साथ ही उनका भी जाना तय है। उन्होंने अपनी जो है तैयारी उसके लिए शुरू कर दी है। आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि आज जो भी केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा आ रहा है उसमें केवल और केवल जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं सरकार जाने से पहले जितना माल अंदर कर सकते हैं करें। वो इस होड़ में लगे हुए हैं भ्रष्टाचार करने में और पैसा बनाने में। एक सवाल तो संदेश खाली पे भी बनता है। हालांकि आप एमपी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन क्योंकि बंगाल से अलग नहीं है संदेश खाली, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल में संदेश खाली एक नहीं है, कई संदेश खाली है। हमारी बेटियों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और जो बलात्कारी है या जो गुनहगार है उसको संरक्षण करने का काम टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी करती है। और ये बहुत ही दुखद है। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ही नहीं। और इस तरह की घटना ने बंगाल की आत्मा को बार बार ठेस पहुंचाया है। बंगाल की जो गरिमा थी उसको बार बार ठेस पहुंचाया है। और आज भी जब संदेश खाली के अंदर में जो असली गुनहगार है वो गायब है, उसको राज्य सरकार अपने संरक्षण पे रखी हुई है। और मुझे सूत्र से पता चला उसको बांग्लादेश के किसी बॉर्डर की किसी गांव में छुपा करके रखा हुआ है। जो गुनहगार है, जो पापी है, जो भ्रष्ट है, अगर उसको संरक्षण करेगी सरकार तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। बहुत ही दुखद है। और संदेश खाली इस बार के चुनाव में कोई डेवलपमेंट और विकास मुद्दा नहीं रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं का सम्मान और संदेश खाली, ये भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा रहेगा। क्योंकि बंगाल को बचाना है, बंगाल की आत्मा को बचाना है। और बंगाल में जो अभी हमारे लोग हैं जो बंगाल की गरिमा को भूल गए, उनको पुनः एक बार बंगाल की गरिमा को याद दिलाना है। आखिरी सवाल, 5 सालों में क्या खोया क्या पाया? पाया ही पाया। मुझे नहीं लगता किसी नेता को जनता के बीच 5 साल रहने के बाद कुछ खोया ये कहना भी चाहिए। मुझे बहुत सीखने को मिला, जनता का बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। मुझे गांव-गांव जा करके बड़े लोगों को पैर छू करके उनके आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मुझे भारत सरकार से साथ मिल करके बहुत कुछ काम करने को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने 5 साल के इस जीवन में सिर्फ पाया ही पाया है। और मैं इस क्षेत्र की जनता का ऋणी हूँ। 4 लाख से अधिक मतों से आपने मुझे जिताया और वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ आपका प्रतिनिधित्व करने का। और ईमानदारी के साथ मैंने प्रयास किया। 5 साल मिलेंगे तो उस अगले 5 साल के अंदर में आने वाले 50 साल जो हमारी पीढ़ी है उनका भी काम करके मैं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने एमपी राजू बिष्ट को सुना। बहुत कम समय था लेकिन विस्तृत चर्चा हमने की। 5 सालों में क्या खोया क्या पाया, ये एक बड़ा सवाल था। तमाम सवाल तो राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन एमपी के लिए एक सवाल बड़ा था और एमपी ने भी काफ़ी सूझबूझ के साथ इस सवाल का जवाब दिया। खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन प्यार अपार पाया, आशीर्वाद अपार पाया। अब देखते हैं कि प्यार और आशीर्वाद पाया है, जो मिला है, ये कुछ दिनों में क्या रंग लाती है। ख्याल रखिएगा। जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।